पुरातन काल की धरोहर जो है उसे किस तरह से रखा जा रहा है, कितना संरक्षण दिया जा रहा है, इसे लेकर आज मैं आप लोगों के सामने पहुंचा हूं। आज मैं हूं रतनपुर के बादल महल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रतनपुर का बादल महल, जो कि पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में दब चुका है और ये अभी इसमें 4 खंड आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहले कभी 7 खंडों की इमारत हुआ करती थी, जिसे इस क्षेत्र में लोग उस समय से ही सतखंडा महल कहते थे। नमस्कार, मैं हूं आकाश दत्त मिश्रा और आज आपको मैं लेकर आया हूं बादल महल के पास। पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक राजधानी बने रहने का गौरव प्राप्त है रतनपुर को। रतनपुर एक ऐसी राजधानी जो कि सबसे लंबे समय तक बनी रही और इसी के साथ ही कलचुरी वंश के अंतिम राजाओं में से एक राज सिंह ने अपना जो किला से यहाँ शिफ्ट किया और बादल महल का निर्माण किया। जय राज सिंह की 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थीं और तीनों के लिए उन्होंने 7 स्टेप में यहाँ पर एक महल तैयार किया, जिनमें से कुछ तो संरक्षण के अभाव के वजह से टूट चुके हैं और ये अभी कुछ बाकी है इमारत के कुछ हिस्से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कलचुरी वंश में सबसे ख़ास बात ये थी कि जो इमारतों का निर्माण कार्य किया जाता था उसमें नक्काशीदार इमारतें हुआ करती थी। जानकारों से पता चलता है कि इन इमारतों का निर्माण उस समय बलुआ पत्थर, चूना, गुड़ ये सभी के मिश्रण से किया जाता था, क्योंकि उस समय सीमेंट और ईंटें हुआ नहीं करती थी। इस वजह से इनकी चौड़ाई बहुत अधिक रहती थी और मजबूती इतनी कि इतने वर्षों के बाद भी ये अभी भी अपनी उसी अवस्था में है, जिसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसा रहा होगा ये महल। इसी के साथ ही इस महल के नज़दीक ही आप देख सकते हैं इस तरफ एक गुफानुमा एक निर्माण कार्य दिखता है, जिसे लोग बताते हैं कि पांडव गुफा बताते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एंट्रेंस है, अंदर जाने का रास्ता है और इसके अलावा 5 अलग अलग खंड बने हुए हैं, जिसे पांडव गुफा कहा जाता है। हालांकि पौराणिक कथाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि पांडवों का रतनपुर से इस गुफा से कोई नाता था, लेकिन हमारे अनुसार यदि हम अपने हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि ये उस समय के राजाओं का अस्तबल रहा होगा। ये एक कमरा है और इसके बाजू में जो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 5 अलग अलग खंड बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये उनका अस्तबल रहा होगा। संरक्षण का अभाव होने की वजह से, प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज एक पुरानी धरोहर नेस्तनाबूद होने की स्थिति में आ गई है, नष्ट हो रही है। जैसे राजाओं का राजवंश समाप्त हुआ, ठीक उसी तरह ये इमारतें भी अब धीरे धीरे संरक्षण के अभाव की वजह से खत्म होती नज़र आ रही है। बादल महल जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, बादल महल के साथ ही साथ आपको अंदर भी महल के लिए चलते हैं, आइए। नक्काशीदार इमारत, उस समय जिस तरीके की डिज़ाइनिंग यहाँ पर दीवारों में दी गई है, ये आज भी ये चलता है, ये सब कुछ किया जाता है। खासकर उड़ीसा की तरफ से जो आते हैं मिस्त्री होते हैं, जो कलाकार होते हैं, ये काम करते हैं। उस समय आप कल्पना कीजिए, इन पिलर्स की चौड़ाई को देखिए और इनके हाइट अभी आपको कम नज़र आ रही है। निश्चित तौर पर इसकी हाइट ज़्यादा रही होगी। मिट्टी में धीरे धीरे ये महल धंसता जा रहा है, दबता जा रहा है। आप देखिए इसकी चौड़ाई 2.5 फीट करीब है और अब हम महल के अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल किसी वीराना ही हो गया है। अब तो इस जगह का दुरुपयोग भी हो रहा है। आसपास के क्षेत्र बेजा कब्जा की चपेट में आ चुके हैं। आप देखिए जिस तरह से खंभों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक उसी तरह लगता है जैसे महल का ये सभागार रहा होगा। यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हुआ करते रहे होंगे, लोग इकट्ठे हुआ करते होंगे और इन पिलर्स के बीच में कहीं सेंटर पे राजा बैठा करते होंगे, उनकी रानियाँ बैठा करती होंगी। आप देख सकते हैं इसकी सजावट को। रतनपुर आने जाने वाले लोग कभी भी इस तरफ
बहुत कम लोग ही जानकार हैं कि यहाँ पर एक बादल महल है। बादल महल कहने से मतलब क्या है? जाहिर तौर पे बादल महल कहने से मतलब ये है कि जब इसका निर्माण हुआ होगा तो ये इमारत इस आसपास के क्षेत्र में सबसे ऊंची इमारत रही होगी, इसलिए गगनचुंबी इस इमारत को बादल महल कहा गया और इसे 7 खंडों में बनाया गया था, इसलिए इसे लोगों ने सतखंडा महल नाम दे दिया। हम आ चुके हैं अब सतखंडा महल के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं खिड़कियाँ बनी हुई हैं, आले बने हुए हैं और यहाँ पर एक पुरानी प्रतिमा भी रखी हुई है जो कि खुदाई के दौरान निकली हुई प्रतिमा समझ में आती है, जिसमें एक महिला के चित्र नज़र आ रहे हैं। और इन अधिक खंडों से समझ में आता है कि उस समय की जो कला थी, उस समय जो निर्माण करने का जो तरीका था उन लोगों का, वे इस तरह के आले का निर्माण करते थे। सबसे ज़्यादा आले नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इनका उपयोग सामान रखने के लिए, दिए रखने के लिए किया जाता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो कि हवादार रही होंगी। महल का ये आधा हिस्सा ही नहीं, उससे भी कम हिस्सा है, बाकी सब कुछ टूट कर नष्ट हो चुका है। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्माण, ऐसे पुरातात्विक चीज़ें अब बची नहीं हैं और इन्हें यदि संभाल कर रखें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और जाहिर तौर पे या जब यहाँ पहुँचेंगे तो लोग पर्यटक बढ़ेंगे और इससे राजस्व भी आएगा प्रशासन को। तो ऐसी इमारतों को यदि प्रशासन संरक्षित नहीं कर पा रहा है तो बहुत ही चिंता का विषय है। और सतखंडा महल के अलावा यहाँ पर नज़दीक में एक रानी कुआं भी है, जिसे लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम आपको वहाँ भी लिए चलते हैं। ये जो बादल महल से कुछ दूरी पर अब हम आ चुके हैं एक कुएं के पास। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली कुआं नहीं है। लोग बताते हैं, पुरानी कथाओं में भी इसका कहीं कहीं उल्लेख है कि इस कुएं का नाता सीधे बिलासपुर के बावली कुएं से है। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन बिलासपुर के जूना बिलासपुर में स्थित बावली कुआं रतनपुर के जूना शहर के इस कुएं से कनेक्टेड है, ऐसी बातें कही जाती हैं। हालांकि किस तरह से राजा महाराजा इस कुएं के ज़रिए उस कुएं से कनेक्टिविटी रखते थे, इस पर पुराने लोग बताते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए तैयार किया गया था कि यदि कभी किसी राजधानी में कोई हमला हो जाए, कोई दुश्मन क्षेत्र के लोग यदि हमला कर दें, तो सुरक्षित तरीके से इस कुएँ के ज़रिए दूसरी जगह जाया जा सके और वहाँ से यहाँ आया जा सके। इसके साथ ही इस कुएँ के बाजू में ही एक पाटा जैसा आपको नज़र आ रहा है मेरे बाजू में। मैं बताना चाहूँगा कि इसको इसलिए बनाया गया था कि जो रानियाँ थीं, जब बादल महल से आती थी तो यहाँ स्नान किया करती थी। स्नान कैसे करती थी, चलिए आइए आपको बताते हैं। बड़ी ही रोचक चीज़ें हैं। आजकल लोगों के घरों में लग्जरी बाथरूम हुआ करते हैं। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन होता है, शॉवर होता है, चेंजिंग रूम अलग से होते हैं। ये भी ठीक ऐसा ही है। आपको समझना होगा, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और रानियाँ जब आया करती थी तो इन जगहों पर उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी वो भाला या कुछ हथियार लेकर रहती थी, ताकि जब रानियाँ नहा रही हो तब कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो या कोई आकर यहाँ पर देख ना सके। ये
चूँकि इस जगह में पानी भर चुका है, इस बार बारिश बहुत हुई है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा पा रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि इन सीढ़ियों पर नीचे उतरने के बाद, नीचे उतरते ही यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ा सा कठिन है क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते के भीतर भी आजू बाजू दोनों तरफ कमरे हैं, जहाँ पर रानियाँ स्नान करने के बाद शिवलिंग की पूजा करती थी गीली अवस्था में, गीले कपड़ों में, और उसके बाद फिर वो दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदल सकती थी। ये सुविधा थी। मई के महीने में, गर्मी के महीने में ये इस जगह में जब बारिश का पानी नहीं भरा होता है तब काफ़ी ठंडक रहती है। आसपास के लोग यहाँ पर बैठकर यहाँ पर समय बिताते हैं। और इसके साथ ही बच्चे मेरे साथ है, आ गए हैं, उत्सुकता है इनके बीच में, इनके मन में। बेटा यहाँ ये इसके बारे में क्या जानते हो? यहाँ भगवान रहता है, शंकर देव और महादेव। अंदर मंदिर है अंदर? हाँ। तो यहाँ पानी भर गया है, जब नहीं था पानी तब जाते थे अंदर? हाँ। बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अंदर भगवान रहता है। सही कहा रहा है बच्चा कि अंदर शिवलिंग है। रानियाँ स्नान करने के पश्चात शिवलिंग की पूजा करती थी और शिवलिंग की पूजा के बाद वो यहाँ से, इस जगह से स्नान करके निकला करती थी। हालांकि यह जगह बहुत सामान्य लग रही है, देखने पर बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे संभव है ये सब, लेकिन उस समय ये इलाका राजमहल के अंतर्गत था। और जितना आपको अब यहाँ पर निर्माण कार्य और एनक्रोचमेंट दिख रहा है, उस समय ये सब नहीं हुआ करता था। ऐसी ही कुछ चीज़ों को लेकर कुछ जगह, ऐसी बहुत सी जगह है जो संरक्षण के अभाव में अब नष्ट होने की स्थिति में आ चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए उन जगहों पर ले जाकर ये दिखाने के लिए कि प्रशासन को किस तरह से इन्हें संरक्षित करना चाहिए, किस तरह संभाल के रखना चाहिए। आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ चीज़ें आपके लिए समेट कर लेकर आते हैं। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।